आप सभी को जय श्री राम। लास्ट वीडियो में एक कमेंट आया था कि किस सब्जेक्ट को चूज करना हमारे लिए सही रहेगा आफ्टर क्लास 10th। तो मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप क्लास 10th पास कर चुके हैं या कि अभी ये सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे होंगे तो उसके बाद 11th में कई सारे लोगों को बहुत सारा डाउट रहता है कि किस टाइप का सब्जेक्ट हम ले सकते हैं, कितने सब्जेक्ट्स हमारे लिए अवेलेबल होते हैं। या तो उनको क्लैरिटी होती है कि सब्जेक्ट कौन सा लेना है, लेकिन उसके बाद ये क्लैरिटी नहीं होती कि ऑप्शंस हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या क्या है, कौन से कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, ये हमारे पास क्या ऑप्शन रहता है, क्या बेस्ट रह सकता है सीबीएसई 12th के को ध्यान में रखते हुए कि जहां पे हम ज्यादा स्कोर कर सकें बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो इस सब चीजों पे आज हम बात करने वाले हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहली बात, हमारे पास जो ऑप्शन पहला होता है कि विच सब्जेक्ट टू चूज आफ्टर 10th। तो क्लास 10th में आप देखिए कि आपका इंटरेस्ट अगर साइंस की तरफ है तो साइंस की तरफ आपके पास इंटरेस्ट है ना, तो आप दो चीज ले सकते हैं। पहला है साइंस में आप पीसीएम ले सकते हैं, दूसरा पीसीबी ले सकते हैं। ये पीसीएम का क्या मतलब है मैं आपको क्लियर कर देता हूं, क्योंकि आप जस्ट 10th पास है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। पीसीएम मतलब, वैसे तो बहुत लोग जान रहे होंगे लेकिन फिर भी बता देता हूं, पीसीएम और पीसीबी। पीसी यानी कि फिजिक्स, सी में अपना ये केमिस्ट्री है, एम से है मैथ्स, ये बी से बायोलॉजी है। ठीक है, तो पीसीएम और पीसीएम भी आपका समझ में आ गया होगा। कुछ लोग पीसीएम भी लेते हैं, लेकिन मैं उस चीज को रिकमेंड इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि बहुत टफ हो जाता है भाई कि आप मैथ्स भी पढ़ो साथ में बायोलॉजी भी कवर करो, क्योंकि एक अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है। साथ ही साथ आपके पास दूसरा ऑप्शन साइंस पीसीबी। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैं आ रहा हूं। तीसरा आपके पास सब्जेक्ट होता है कॉमर्स। कॉमर्स आप ले सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट फाइनेंशियल सेक्टर में जाने का हो या बैंकिंग सेक्टर में जाने का हो या सीए सीएमए इस टाइप के अगर फील्ड आपका इंटरेस्ट है तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। या चौथा आपके पास सब्जेक्ट बनता है, अगर आप दूरगामी सोच रखते हैं आर्ट्स, तब ले लीजिए, क्योंकि आपको अगर स्टेट पीएससी फाइट करना है या फिर आपको यूपीएससी देना है तब आप जो है आर्ट्स की तरफ रुख कर सकते हैं। आर्ट्स भी एक अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें आपको इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सारी चीज आपको अच्छे तरीके से, साइकोलॉजी, ये चीज आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारी चीजें आपको डील की जाती है आर्ट्स के अंदर। कॉमर्स के अंदर आपके पास सब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं, बिजनेस स्टडीज होता है, इकोनॉमिक्स होता है और अकाउंटेंसी होती है। ये तीन मेजर सब्जेक्ट्स उसके होते हैं। उसमें फिर अलग बाइफर्केशन होते रहता है। इकोनॉमिक्स में आपका माइनर इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स होते रहता है। वो दो चीज उसमें डिवाइडेड रहता है। बाकी अकाउंटेंसी है, आपके पास बिजनेस स्टडीज भी है। आर्ट्स में हमारे पास ये हो गया। साइंस में अगर मैं बात करूं तो पीसीबी आप किस चीज के लिए ले सकते हैं? पीसीबी आप सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए नहीं, अगर आपको आगे नर्सिंग की ओर आगे बढ़ना है या कोई भी मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ना है या बीएससी करना है या एमएससी करना है बायोलॉजी में, तो आप पीसीबी लीजिए। या डॉक्टर अगर नीट देना है तो आप पीसीबी के लिए आगे बढ़िए। पहले मैं बता देना चाहता हूं, आप देख लीजिए कि बायो में आपका इंटरेस्ट है कि नहीं, आगे आप पढ़ सकते हैं कि नहीं। ये पीसीबी जो है नीट के लिए बेस्ट है, मतलब नीट देने के लिए आपको पीसीबी लेना पड़ेगा। पीसीएम आपका इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग विच इंक्लूड्स आईआईटी, एनआईटीज, है ना, स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो आते हैं, ये सब इसी के अंदर आ जाएगा। अगर आप मैथ्स लेते हो तो मैथ्स में आप साथ ही साथ बीएससी भी कर सकते हो, एमएससी भी आगे साथ कंटिन्यू कर सकते हो, इंजीनियरिंग तो आप कर ही सकते हो। ये सारे ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल रहते हैं अगर आप मैथ्स लेते हो। मैथ्स लेके आप कॉमर्स के फील्ड में भी बाद में एंटर कर सकते हो, सीपीटी वगैरह एग्जाम देके सीए का, लेकिन वो कोई मतलब का नहीं बन जाता। मैथ्स लेने के बाद बेस्ट ये होता है कि आप अगर आप बीएससी कर सकते हो तो वो कीजिए, या तो फिर आप इंजीनियरिंग बीटेक के और आगे बढ़िए आईआईटी एग्जाम के रिलेटेड। ठीक है, तो ये था सब्जेक्ट का बाइफर्केशन। अब आते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट में। ऑप्शनल सब्जेक्ट में अगर आप इंग्लिश मीडियम में है ना, तो आपका ये इंग्लिश जो होगा वो मैंडेटरी होगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपके पास होता है फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और हिंदी। तो इसमें सबसे बेस्ट, अगर आपको मैथ्स ले रहे हैं और आगे आईटी सेक्टर में जाना है, दो चीजें बता देता हूं ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए आपको अगर आईटी सेक्टर में जाना है
बीटेक का पीसीबी मैंने क्लियर कर दिया, कॉमर्स क्लियर कर दिया, आर्ट्स क्लियर कर दिया। आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है, आप आगे पढ़ना चाहते हैं, इसमें भी अगर आप देखिए आईटी सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट का बता रहा हूं, या नॉन आईटी में आप जाना चाहते हैं, तब उसके हिसाब से ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होगा। इसके लिए आप चूज कीजिए कंप्यूटर साइंस, इसके लिए आप चूज करेंगे फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, ये आपको आगे आईटी सेक्टर में हेल्प करेगा, ये आपको स्कोर करा के मार्क्स अच्छा करेगा सीबीएसई 12th बोर्ड में। फिजिकल एजुकेशन बहुत ही सरल सब्जेक्ट है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। अगर कोई भी गाइडेंस फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड भी अगर आपको चाहिए होगा, सब्जेक्ट रिलेटेड, मैथ्स, साइंस, आपको पीसीबी से रिलेटेड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में विच बुक टू फॉलो, वैसे मैं पिछले वीडियो में बताया भी हूं कि किन बुक्स को आपको फॉलो करते चलना चाहिए थ्रू आउट क्लास 11th और क्लास 12th में। लेकिन उसके साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि जो इंग्लिश की बुक है और जो फिजिकल एजुकेशन की बुक है, मैं सरस्वती पब्लिकेशंस फॉलो किया था, फिजिकल एजुकेशन टुगेदर विथ करके आती है, वो 11th के लिए भी अच्छी है, 12th के लिए भी अच्छी है, और इंग्लिश का एनसीईआरटी सबसे बेस्ट। या तो अगर आप किसी बुक को प्रेफर करते हैं, गाइड को प्रेफर कर सकते हैं, तो कोई भी पब्लिकेशन की गाइड आप ले सकते हैं इंग्लिश के लिए, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ये था एक छोटा सा ब्रीफ गाइड कि आफ्टर 10th क्लास जो है आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्या आपके लिए बेस्ट हो सकता है, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी ऑप्शन होता है, पॉसिबल ऑप्शन जो आपकी स्कूल में अवेलेबल होगा, वो भी मैंने आपको बता दिया, कौन सा स्कोरिंग होगा, कौन सा नॉन स्कोरिंग नहीं होगा। कंप्यूटर साइंस थोड़े जो कंप्यूटर से फेमिलियर नहीं हो उसके लिए थोड़ा सा शुरुआत में टफ जा सकता है, लेकिन इन जनरल अगर आपको फ्यूचर में आईटी में जाना ही है तो आप सीएस लीजिए। लेकिन अगर आपको अच्छा स्कोर करना है और आईटी का चांस कम लग रहा है, 12th के बाद आप डिसाइड करेंगे सोच रहे हैं, तो आप डेफिनेटली, मेरा एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप फिजिकल एजुकेशन एज ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कीजिए, और पीसीएम के साथ इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन के साथ आप लेकर चलेंगे तो आपका 12th बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, 11th में भी बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट में ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में। मैथ्स में मैं बता चुका हूं कि एनसीईआरटी को सबसे पहले फॉलो करना है, फिजिक्स में जो है एसएल अरोड़ा को फॉलो करना है। मैं फिर से लिख देता हूं, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी काफी रहेगा। फिर से एक तुरंत रिकैप कर देता हूं मैं आपको फिजिक्स के लिए, ठीक है। फिजिक्स के लिए आपको एसएल अरोड़ा, केमिस्ट्री के लिए जो है आपको एनसीईआरटी को देखना है, ठीक है। मैथ्स में आपको 2 बुक की जरूरत पड़ेगी, एनसीईआरटी प्लस आरडी शर्मा, ठीक है। ये 3 चीज आप ध्यान रखे रहना। फिजिकल एजुकेशन के लिए मैंने बता दिया टुगेदर विद की एक बुक आती है, और इंग्लिश के लिए एनसीईआरटी। ये चीज आप फॉलो करके चलेंगे तो आपका 10th के बाद जो एक जंप आता है एग्जाम में, एग्जाम के लेवल में, सिलेबस कवरेज में, सिलेबस ज्यादा होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है 11th 12th का। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, 11th 12th में क्या होता है, आपके सेमेस्टर के मार्क्स, मतलब जो हाफ ईयरली होता है, और ये सारे मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं रह जाते। कुछ स्कूल में होते होंगे 11th क्लास में, लेकिन इन जनरल जो बाकी स्कूल में रहता है उसमें 11th के हाफ ईयरली मार्क्स नहीं जुड़े जाते, 12th के एग्जाम जो है उसमें भी नहीं जुड़े जाते। तो उसके लिए ये ध्यान रखना कि साल भर मोमेंटम बना के चलना। 10th क्लास में क्या आपका मोमेंटम ऑटोमेटिकली बना रहता है कि आपके वीकली टेस्ट हो रहे हैं, आपके मिड्स, मतलब आपके 2 यूनिट टेस्ट हमारे टाइम में होते थे हमारे स्कूल में, उसके बाद एक हाफ ईयरली एग्जाम होता था जिसको हम फर्स्ट टर्म कहते थे, और एक बोर्ड एग्जाम से पहले प्री बोर्ड होता था, उसमें आपका एक मोमेंटम बना रहता था। लेकिन 11th क्लास में सीधा डायरेक्ट में एग्जाम होगा, बीच के एग्जाम में, वो एग्जाम में आप फेल भी हो जाते हैं तो जरूरत नहीं पड़ता, ऐसा दिमाग में मानसिकता बैठ जाती है, वो मानसिकता आप बस मत बैठा के चलना, हर एक छोटे छोटे एग्जाम में अपना बेस्ट देकर चलना। तो अब 11th आपकी जर्नी ऐसे लगेगी कंटिन्यूअस प्रोसेस में, नहीं तो ऐसा लगता है कि शुरुआत में एंटर किए, थोड़ा सा पढ़े, फिर लास्ट में पढ़े, बहुत बड़ा सिलेबस है, कैसे कवर करें। ये चीज आपके साथ हो सकती है, क्योंकि बड़े एक साथ 15 से 15 चैप्टर, इसमें बहुत बड़ा फर्क आ जाता है 11th में, कि आपका जो फुल सिलेबस है ना एग्जाम के टाइम में, इसमें ये फर्क आ जाता है, एग्जाम टाइम में फुल सिलेबस आता है, सिलेबस पूरा आता है, इसलिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है एक एक सब्जेक्ट को। फुल सिलेबस के लिए क्या है, डेली रिवीजन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, डेली कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मतलब करना ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, रिवीजन करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चन देखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसलिए मैं इसमें अभी से आपको मैं जोर दे रहा हूं कि प्रीवाईक्यूज जो है, अगर आप क्लास 11th में तो आप चिंता मत कीजिए, अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस कीजिए, जो बुक्स मैंने बताया उसको फॉलो कीजिए। लेकिन अगर क्लास 12th में, तो एक चीज आप क्लास 12th वाले के लिए मैं और ऐड कर देता हूं, आप भाई पीवाईक्यूज जो चैप्टर वाइज के नाम से आता है, इसमें सारे पीवाईक्यूज होते हैं, इसको बिल्कुल करके जाना है भाई 100%।
इसको बहुत अच्छे से करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज रोल प्ले करता है क्लास 12 में। और बोर्ड एग्जाम के मार्क्स मैं बता देता हूं आगे चल के मिनिमम 60% या मिनिमम 50% तो आपको लाना ही है जी। इतना कम आज से बोल रहा हूं, लेकिन आप धीरे धीरे तैयारी करते चलोगे तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इस सब चीज को क्रॉस कर जाओगे, क्योंकि सीबीएसई की चेकिंग एक स्टैंडर्ड चेकिंग होती है, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं रहती। अदर बोर्ड्स में मुझे नहीं पता कि किस टाइप की चेकिंग होती है, लेकिन सीबीएसई की चेकिंग में अगर आप आंसर अच्छे से लिख के आए ना तो आप निश्चिंत रह सकते हैं कि आपके मार्क्स जो आप स्टेप वेरिफिकेशन और स्टेप जो आपका मार्किंग होता है, क्लास 12 बोर्ड की बात बता देता हूं, तो हर मार्क्स में ना, हर चीज में इसमें आपको स्टेप मार्किंग मिल जाएगी। स्टेप मार्किंग मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो स्टेप मार्किंग रहता है। रिलेटेड कंटेंट लिखने में आने पे अगर आप जैसे कुछ थ्योरी सब्जेक्ट है, फिजिक्स का कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो रिलेटेड लिख के आने से आपको मार्क्स मिल सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा 11th क्लास में डेरिवेशंस के ऊपर सबसे बड़ा फर्क आ जाता है। अगर मैं स्पेसिफिक होकर बात करूं फिजिक्स के लिए तो फिजिक्स में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सारे के सारे डेरिवेशंस। फिजिक्स थोड़ा सा इसलिए लोगों को चेंज लगता है कि जो फॉर्मूले हम डिराइव करते हैं ना, जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो अर्थ है, हमारा अर्थ है ये, अब इसके ऑर्बिट में आपको कोई चीज को घुमाना है, सपोज एक सैटेलाइट को जो है यहां पे आपको घुमाना है, ठीक है, तो ये कितने वेलोसिटी से मिनिमम भेजना पड़ेगा ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो ये √2 g, ये अर्थ का रेडियस है लगभग 6400 किलोमीटर, ये इसकी वैल्यू 9.81 लेके चलते हैं, ये √2, तो एक वैल्यू आती है उतना आपको मिनिमम यहां से थ्रो करना होगा, तो हाथ से नहीं फेंक सकते आप इसको, इसके लिए लॉन्चर आता है। उस तरीके से आप सैटेलाइट लॉन्चिंग करते हैं रिस्पेक्टिव कंट्री के, आपके स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमारे यहाँ इसरो करता है, या डीआरडीओ भी ने कई सारे मिसाइल्स बनाए। डीआरडीओ का काम वैसे मिसाइल्स से रिलेटेड है, डिफेंस से रिलेटेड है, लेकिन इसरो का काम जो है आपका सैटेलाइट लॉन्चिंग से भी होता है, जिसमें बहुत सारी गवर्नमेंट की सैटेलाइट भी होती है और शुरू में जो हमारा सैटेलाइट जाता है कुछ प्राइवेट सैटेलाइट भी लॉन्च की जाती है। तो ये सैटेलाइट का लॉन्चिंग इस तरीके से होता है, हाथ से आप फेंक के सैटेलाइट को तो फेंक ही नहीं सकते, इतना आई होप आप समझ रहे होंगे। तो वो किस वेलोसिटी से, मिनिमम इस वेलोसिटी से फेंकना पड़ता है। तो ये फॉर्मूला सिर्फ अचानक से आगे किताब में मिला नहीं रहेगा आपको एसएल अरोरा में, इसका एक प्रॉपर डेरिवेशन मिलेगा आपको। फिजिक्स में सबसे पहले आ जाएगा कि ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 है वो, आई थिंक यस, चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन, उस चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि ग्रेविटी के मतलब क्या क्या, ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। उसमें आप एक फॉर्मूला पढ़ोगे ग्रेविटी के ऊपर कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दो मास के बीच में m1 m2 बाई डिस्टेंस बिटवीन द टू r², ये एक फॉर्मूला पढ़ोगे। इसी के बेस में जो है एक सेंट्रीपिटल फोर्स रहता है, कोई भी चीज घूम रही है तो उसमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है अंदर की तरफ, जैसे मौत का कुआं देखे होगे आप, तो वो क्या है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण जो है घूमते ही रहता है आउटर में, गिरता नहीं है। धीरे धीरे उसकी रेडियस कम करते हैं ना तो फोर्स की वैल्यू कम होती है और गाड़ी को कम किया जाता है, उसमें ये एक साइंस लगता है पीछे। तो उसको mv² से, जैसे जो भी मास होगा, जैसे इसको एक मास ले लेते हैं अगर ऑब्जेक्ट का, तो mv²/r ये ऑब्जेक्ट का रेडियस होता है, तो वो मिला के इक्वेट करके हम जो है √2 वहां से निकालते हैं वेलोसिटी की वैल्यू, ठीक है, उसमें √2 करके वहां से वो वैल्यू इक्वेट करके निकालते हैं। तो ये कैसे पता चला, ये एक डेरिवेशन से पता चला। जो मैं आपको बता रहा था ना कि फिजिक्स में 10th के बाद 11th में क्या चेंज आता है, तो आपको डेरिवेशंस अच्छे से क्लियर होने चाहिए, एक एक स्टेप डेरिवेशन का क्लियर होना चाहिए, स्टेप मार्किंग होती है, निश्चिंत रहिए। 11th अब किस चीज का सबसे मेन डर जो पीसीएम में बनता है ना, वो फिजिक्स का बनता है। मैथ्स तो आप फिर भी आंख बंद करके कुछ फॉर्मूला पकड़ के सॉल्व करके पास हो सकते हो, लेकिन फिजिक्स में ना आपको डेरिवेशन क्लियर होना चाहिए। फिजिक्स थोड़ा सा लोगों को टफ जाता है, केमिस्ट्री आप फॉर्मूले याद करके, इक्वेशन याद करके, थ्योरी याद करके, पैटर्न पकड़ के आप क्लियर कर लेंगे। मैथ्स में भी थोड़ी और मेहनत हो जाएगी, लेकिन फिजिक्स में जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए और जो डेरिवेशन के बीच में स्टेप मार्किंग जो होती है, जो स्टेप्स आपको क्लैरिटी चाहिए और जो प्रॉपर प्रेजेंटेशन है वो जरूरी है। 10th के बाद ये सारी चीजें 11th में जंप देखा जाता है, इसलिए लोगों को टफ लगता है। प्लस 15 चैप्टर्स ऑलमोस्ट तीनों सब्जेक्ट में, प्लस इंग्लिश और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आप जो लेंगे वो उसका लोड आता है, और साल भर नहीं पढ़ेंगे कि मेरा एग्जाम नहीं हो रहा है, इसलिए 11th लोगों को टफ लगता है। बोर्ड एग्जाम में वो शुरू से मेहनत करते हैं, इसलिए कुछ ना कुछ होता चलता है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि आप 11th में ऐसा मत करिएगा, शुरू से ही थोड़ा पढ़ते चलिएगा, तो आपको 11th कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं लगेगा। और मानसिकता ये बना के रखिए, ये एक बुक है, एक एग्जाम है, बस
और इसमें बता दूं, फिजिक्स में आपके लिए एक सबसे बेस्ट चीज होगी, डेरिवेशन आप अच्छे से रहिए, थ्योरी अपने ओन वर्ड्स में लिखेंगे तो चलेगा, स्टेप मार्किंग अवेलेबल रहती है। और फिजिक्स में आपको मैं क्या बता सकता हूं, हाँ फिजिक्स में देखिए क्लास 11th जो है फिजिक्स की, अगर मैं बात करूं 11th क्लास जो है वो पूरा मैकेनिकल बेस्ड है, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे बेस्ड है 11th क्लास, तो आपका पूरा मैकेनिक्स से रिलेटेड चीज ये होगा। 12th क्लास इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स पे बेस्ड है, ये आपको ब्रीफ आइडिया रहेगा, तो आपको पढ़ते टाइम अच्छे से कोरिलेट करोगे कि भाई सजल शर्मा नाम का कोई यूट्यूबर था, वो बताया था कि कौन से क्लास में किस टाइप का सब्जेक्ट रहता है करके। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मतलब कैसे बोल सकते हैं, सबसे पहला चैप्टर है आपको मिल जाएगा फिजिकल वर्ल्ड, किस टाइप का फिजिक्स इन्वॉल्व होता है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, छोटी सी छोटी चीज नापने के लिए आपका स्केल और एरर, ये सारी यूनिट्स किस प्रकार की चीजें किस में नापी जाती है, टाइम को हम सेकंड में क्यों नापते हैं, ये 7 आपकी कन्वेंशनल यूनिट्स क्या क्या हैं, वो सारी यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में आप पढ़ोगे। फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ोगे, मोशन इन 2D पढ़ोगे, फिर उसके बाद जो है आप लॉज ऑफ मोशन पढ़ोगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पढ़ोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सारी चीजें आएंगी ना। फिर ग्रेविटेशन आता है, फिर आपका वर्क एनर्जी पावर आता है, फिर आपके ये सारे मैकेनिकल के सब्जेक्ट हैं, थर्मोडायनेमिक्स आएगा आपका, उसी के अंदर हीट ट्रांसफर भी रहेगा, फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आता है, वेव, ये सारी चीजें आती है इसमें, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है ना। तो ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी होती है फिजिक्स में। उसमें आपका ना फिजिक्स में आप एक और चीज आता है, एप्लीकेशन आ जाता है इंटीग्रेशन का थोड़ा सा, और थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का, लेकिन आप उस चीज को 11th में नहीं पढ़े रहते हैं पूरे अच्छे तरीके से। मैथ्स में थोड़ा पढ़े रहते हैं, डिफरेंशिएशन को भी पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन को तो पढ़े ही नहीं रहते, तो उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी जाता है, इसलिए बेस बना के चलना जरूरी है फिजिक्स में। ये मेरे तरफ से यार आप लोग के लिए गाइडलाइन थी। साथ ही साथ अगर हम पीसीबी की बात करें, वैसे मैं बायोलॉजी का नहीं हूं, लेकिन बायोलॉजी जो है एक वो भी कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। उसमें अगर आप नीट को देख रहे हैं तो आप प्योरली फोकस रहिए पीसीबी में, पीसीएमबी मत करना, मैथ्स मत जोड़ना उसमें, मेरा ये रिक्वेस्ट है आप सभी से। और नीट में तैयारी करना है तो आप पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए नीट के, आईआईटी जेई के अगर आप चाहिए, एनआईटी में जाना है, स्टेट के जाना है, तो एक पीवाईक्यू आता है पब्लिकेशन की, बहुत अच्छी पब्लिकेशन है। मैं नाम कॉपीराइट वगैरह इशू आ सकता है करके नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप मार्केट में जाएंगे, बोलेंगे किसी भी बुक डिपो में कि मेरे को आईआईटी जेई के पीवाईक्यूज चाहिए, तो वो मिल जाएगा। लेकिन वो एक एडवांस स्टेज है ना। पहले आपको बेसिक एनसीईआरटी कवर करना है। आज 11th अगर आप शुरू करने वाले हैं अप्रैल से, नेक्स्ट मंथ से, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी होंगी कि भाई इस तरीके से हमको तैयारी करते हुए चलना है 11th 12th में। फिर जो आप लास्ट में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देंगे ना, तो आप पासिंग विद फ्लाइंग कलर्स जो बोलते हैं ना, वो होंगे। तो ये मेरे तरफ से यार कुछ यूजफुल टिप्स थी आप लोग के लिए। आप चाह रहे थे कि सब्जेक्ट किस तरीके से चूज करना चाहिए, तो आप देख लीजिए, ये सारे वर्क पीसीएमबी में मिल जाएगा आपको, ये सारे करियर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे नीट में, जेई में, बीएससी, बीकॉम, और ये आर्ट्स में आपका फ्यूचरिस्टिक अगर गोल है आपका एडमिनिस्ट्रेशन में जाने का, पीएससी वगैरह स्टेट पीएससी देने का, वो भी है। पर इन जनरल अगर है भी ना, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप पहले अपने आप को देखिए कि आप किस सब्जेक्ट में बेस्ट हैं। सबसे बड़ी बात यह आती है कि किस सब्जेक्ट में आप बेस्ट हैं, दूसरा किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, ये दो चीज आप देखिए। और इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ तीनों बुक के एनसीईआरटीज को, फिजिक्स में एसएल और एक एक रेफरेंस को पढ़ने की जरूरत है। डेली थोड़ा थोड़ा आप पढ़ के चलेंगे तो आप 11th 12th में अपने क्लास में बहुत आगे रहेंगे। जी हाँ, बहुत आगे रहेंगे। तो ये मेरे तरफ से यार यूजफुल आपके लिए जानकारी थी। मैंने जो अपने टाइम में पढ़ाई की है, या लोगों को जहां पे स्ट्रगल करते देखा है, वो आपको पहले से इसलिए बता रहा हूं कि आप अपने जर्नी में वो स्ट्रगल ना करें। फिर उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ना यही सारे चीज जो है बेस बनकर आता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी अगर आप फ्यूचर देख रहे हैं, अगर आप आगे आईटी में जाएंगे तो कंप्यूटर साइंस जरूर लीजिए, नहीं जाना है या सब्जेक्ट ले भी रहे हैं तो मार्क्स अच्छा करना है बोर्ड में, तो फिजिकल एजुकेशन। लेकिन ध्यान रखिए, सब्जेक्ट 11th में ही चूज करना पड़ता है, वो चेंज नहीं हो सकता 12th में। बहुत रेयर केस में होता होगा, लेकिन 11th में जो सब्जेक्ट ले लेते हैं वो 12th में चेंज नहीं होता। तो आप एक बार इत्मीनान से, शांति से सोच के सब्जेक्ट लें। और जरूरी नहीं है कि आप मैथ्स लें, जरूरी नहीं है कि आप बायो लें, आप कॉमर्स ले सकते हैं, आप इवन आर्ट्स ले सकते हैं जी। शुरू से कर दीजिए, 11वीं से तैयारी शुरू कर दीजिए आप स्टेट पीएससी इसके और यूपीएससी वगैरह के, तो आप आर्ट्स लेके शुरू कर सकते हैं। उसमें भी ऑप्शन खुलते हैं सारे फील्ड का, बैंकिंग फील्ड में भी आप जा सकते हो, मास्टर्स अगर आप कर सकते हो, आगे आप टीचिंग में भी जा सकते हो।
तो ये सारे हर जगह के अच्छे ऑप्शंस है। सब्जेक्ट चूज करने के लिए दो चीज देखिए, अपना स्ट्रेंथ और अपना इंटरेस्ट। उसके बाद ये सारे जो फील्ड है जो मैंने बताया, आई होप आपको सब्जेक्ट चूज करने में हेल्प जरूर करेगा और ऑप्शनल सब्जेक्ट में चूज करने में भी हेल्प जरूर करेगा। तो अभी तक अगर आप देख रहे हैं तो यार चैनल को थोड़ा बड़ा कर दीजिए प्लीज। मैं काफी वीडियोस डाल रहा हूँ लेकिन सब्सक्राइबर थोड़े कम है, मुश्किल से 50-60 व्यूज ही आते हैं मेरे चैनल में। तो मैं चाहता हूँ कि आप यार एक एक बंदा भी अगर 3-3, 4-4 लोग को भेज दे, ज्यादा नहीं है, 3-4 लोग का सर्कल होता ही है, वो अगर आप भेज दिए अपने फैमिली में ही शेयर कर दें, तो वो जो 60 के व्यूज होते हैं, ज्यादा नहीं, अगर वो 200 व्यूज हो जाएं और सब सब्सक्राइब कर लें तो 150 to 200 सब्सक्राइबर हो जाए, यही मैं टारगेट लाइक रखता हूं इस चैनल, इस वीडियो का। तो 200 सब्सक्राइबर टारगेट रखते हैं हम लोग इस वीडियो का। टारगेट यहां पे लिख देता हूं मैं, प्लीज आप इस अचीव करा दीजिए इसको, 200 सब्सक्राइबर और 200 व्यूज। ठीक है, देखते हैं इस चैनल पे वो टारगेट अचीव हो पाता है कि नहीं, या मेरे कंटेंट में वो क्वालिटी है कि नहीं, इस चीज से भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो और भी मैं वीडियोस लाऊंगा, जैसे मैं क्रिकेट पे भी वीडियोस बनाया था, तो क्रिकेट पे वीडियो आप अगर नहीं देखें तो प्लीज पिछला ही वीडियो है, इंडिया वर्ल्ड कप जीता है, उसको भी देखिए। आप पिछले वीडियो को भी देखिए कि 11th को कैसे स्टार्ट करना है ना। और भी जो मैंने बोर्ड एग्जाम के सब्जेक्ट पे बात की हुई है उसको भी आप देखिए। लाइफ लेसन के भी जो मैंने वीडियो डाले हैं उसको भी देखिए। नाम जप का भी इंपॉर्टेंस जो मैंने बताया, गुरु दीक्षा का इंपॉर्टेंस जो मैंने बताया है, कुछ पॉलिटिकल इवेंट्स के भी वीडियोस बनाए हैं। आप उस सब को भी जाके चैनल को प्लीज एक बार, मतलब मेरा ये कहना था, एक्सप्लोर कर लीजिए यार। आप जब अगर सब्सक्राइब कर ही रहे हैं, वीडियोस को देख ही रहे हैं, तो चैनल को एक्सप्लोर तो कर लीजिए एक बार कि इसने क्या क्या वीडियो डाला है, कब कब का डाला है, कब से डाल रहा है, आज तक क्या अचीव किया है। तो अभी तक तो मेरा चैनल उतना कुछ नहीं बन पाया है, लेकिन आप अगर सपोर्ट करेंगे तो ये चैनल बहुत आगे जा सकता है और मेरे को पूरा पोटेंशियल दिख रहा है, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट धीरे धीरे आ रहा है, मैं देख पा रहा हूं। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके, मैंने टारगेट रख दिया 200 व्यूज और 200 सब्सक्राइबर्स का। लेट्स सी ये अचीव हो पाता है कि नहीं। फिर मैं ऐसे ही बोर्ड रिलेटेड गाइडेंस लेकर आऊंगा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के भी वीडियोस लाऊंगा, क्रिकेट पे भी वीडियोस लाऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे भी वीडियोस लाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं आपको बार बार इसलिए रिमाइंड कर रहा हूं कि कहीं आप भूल ना जाएं, क्योंकि बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल तो है नहीं ये, इसलिए मैं आपको रिमाइंड करा रहा था। ठीक है जी, धन्यवाद, जय श्री राम।